सिखाऊंगी केंद्रक की संरचना के बारे में। तो इससे पहले हम कोशिका के बारे में बात करते हैं। कोशिका क्या होती है? कोशिका जीव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अगर केंद्रक के आधार पर हम कोशिकाओं को विभाजित करें तो ये दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्थात जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका अर्थात जिसमें सुस्पष्ट केंद्रक नजर आता है। अब इस केंद्रक का क्या कार्य होता है कोशिका के अंदर, इसके बारे में बात करते हैं। तो केंद्रक आप सभी को पता है कि कोशिका के अंदर ही स्थित होता है। ये कोशिका में जितने भी जैव रासायनिक क्रियाएं होंगी उनका नियंत्रण करने का कार्य करता है। इसीलिए हम केंद्रक को कंट्रोल रूम या फिर नियंत्रण कक्ष के रूप में भी जानते हैं। सबसे पहले जो केंद्रक की खोज की गई थी वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में की गई थी। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि कोशिका के भीतर कोशिका द्रव से घिरा हुआ प्राय गोलाकार आकृति तथा गहरे रंग का जो विशेष भाग होता है उसे हम केंद्रक या नाभिक कहते हैं। अगर केंद्रक की संरचना आप किसी सूक्ष्मदर्शी, किसी कोशिका को लेकर के अगर आप उसको सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखते हो तो उसमें आपको केंद्रक की संरचना अलग अलग प्रकार की दिखाई दे सकती है। केंद्रक की संरचना गोलाकार भी हो सकती है, बेलनाकार भी हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती है और सेम के आकार की भी हो सकती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो केंद्रक की संरचनाओं में आपने देखा होगा कुछ कोशिकाओं में, सबसे पहले अगर केंद्रक की संख्या की हम बात करेंगे तो केंद्रक की जो संख्या होती है प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक उपस्थित होता है। लेकिन कुछ ऐसी कोशिकाएं भी होती हैं जिनकी कोशिकाओं में हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक केंद्रक आपको देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी जो कोशिकाएं होंगी उन्हें हम कहते हैं सिनोसाइट। ठीक है, साथ ही साथ अगर एग्जाम्पल हम देखते हैं तो शैवाल, जब भी आप देखोगे तो शैवाल की कोशिकाओं में आप देखते हो, शैवाल भी कौन सा, क्लेडोफोरा में। क्लेडोफोरा में दो या तीन आपको एक ही कोशिका के अंदर केंद्रक नजर आते हैं। साथ अगर हम आरबीसी की बात करते हैं, अपनी लाल रक्त कणिका की बात करते हैं, तो इसमें आपको जब भी आप सूक्ष्मदर्शी के अंदर आरबीसी को देखोगे तो इसमें आपको केंद्रक नहीं दिखाई देते हैं, यानी कि उसमें क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इन्हें हम एन्यूक्लॉइड कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगर बात करते हैं हम यहाँ पर कि केंद्रक की संरचना कितने भागों से मिलकर बनी होती है, तो यहाँ पर केंद्रक की जो संरचनाएं होती है वो मुख्य रूप से 4 भागों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से? केंद्रक आवरण, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन। अगर इसको हम डायग्राम में देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको जो सबसे बाहर, जब भी आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे कोशिका के केंद्रक को तो आपको बाहर कुछ इस तरीके से संरचना नजर आती है। ये जो संरचना होती है, एक दोहरी झिल्ली आपको जो नजर आती है, इस संरचना को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं केंद्रक आवरण, जिसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके पश्चात आपको केंद्रक के मध्य में एक द्रव नजर आता है, एक तरल पारदर्शी द्रव नजर आता है। इस भाग को हम कहते हैं केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म, हम इस भाग को कहेंगे। ये क्या भाग होगा? केंद्रक आवरण के अंदर उपस्थित जो केंद्रक द्रव होता है इसे हम केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको स्पष्ट रूप से 2-3 ऐसे गोलाकार संरचनाएं नजर आती है। ठीक, इस संरचना को हम कहते हैं केंद्रिकिया, यानी कि न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको इसके अंदर ही, इस केंद्रक आवरण के अंदर ही कुछ यहाँ पर तंतुनुमा इस तरीके से उलझी हुई संरचना, ऐसी धागे नुमा इस संरचना आपको दिखाई देती है। ये जो धागे नुमा उलझी हुई संरचना दिखाई देती है, इस भाग को आप कहते हो क्रोमेटिन, यानी कि यहाँ पर क्रोमेटिन ही हम इसको कहेंगे। तो इस तरीके से आपने 4 भाग देखे अगर आप एक केंद्रक की संरचनाओं को देखते हो। ठीक है, अगर इसको हम डायग्राम में देखेंगे अच्छे से तो यहाँ पर इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से ये 4 भाग दिखाई दे रहे हैं। सबसे बाहर केंद्रक आवरण, केंद्रक आवरण ये जो बाहर संरचना होती है एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, और ये जो दोहरी युक्त संरचना होती है ये किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की। किसकी बनी होगी? लिपोप्रोटीन की बनी होती है केंद्रक झिल्ली। ठीक है, और इसके मध्य में जो आपको ये छिद्रनुमा संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना को हम कहते हैं केंद्रक छिद्र।
क्या कहेंगे? केंद्रक छिद्र हम इस भाग को कहते हैं। उसके पश्चात आ जाते हैं, ये जो अंदर आपको पूरा तरल रूपी पारदर्शी संरचना नजर आती है, इस भाग को हमने कहा है न्यूक्लियोप्लाज्म कहा है। अगर न्यूक्लियोप्लाज्म की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आरएनए, डीएनए, ये क्या होंगे? एंजाइम्स जो होते हैं वो सारे के सारे उपस्थित होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें क्या होगी? केंद्रकिया भी प्रेजेंट होती है। जो ये केंद्रकिया आपको नजर आ रही है, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, ये न्यूक्लियोलस क्या करता है? इसको हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम उत्पादन की मशीन कहते हैं। अर्थात ये क्या करती है? यहां पर राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण करती है, जिससे कि यहां केंद्र के अंदर राइबोसोम का निर्माण होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये जो आपको धागे नुमा संरचना अभी अभी मैंने बताई है, इस संरचना को हमने कहा है क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन, जब भी आप कोशिका विभाजन की क्रिया देखोगे, जब क्रोमेटिन स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, कोशिका विभाजन के समय ये एकदम गाढ़े हो जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ये बन जाते हैं गुणसूत्र, यानी कि क्रोमोसोम बन जाते हैं। और गुणसूत्र जब भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, तो ये आनुवांशिक लक्षणों को अपने साथ लेकर के जाता है, जिससे कि हमें आने वाली पीढ़ी में भी ये आनुवांशिक लक्षण देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से आपने केंद्रक की संरचना को जाना, किस तरीके से केंद्रक की संरचना बनी होती है। तो धन्यवाद।